वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज की क्लास में सभी का वेलकम करता हूं और आज की क्लास में आप देख रहे हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम के सेशन में हम पढ़ाई करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री की बात करेंगे। पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करी थी और किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए? बीएससी में जो स्टडी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो ये चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है सिलेबस में, किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है? जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या थर्ड सेमेस्टर में है, उस क्लासेस में ये टॉपिक जरूर चलता है। तो भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि किस क्लास में टॉपिक चल रहा है। वैसे फर्स्ट और थर्ड में जरूर चल रहा होगा, तो हम इसकी आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है और इससे एक क्वेश्चन हमारा बनना भी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री की बात करेंगे और आज इसमें हमारा क्या टॉपिक होने वाला है भाई, आप देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा, एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। स्पेलेशन रिएक्शंस की बात होती है, न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शंस की बात होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात होती है। इसमें से या तो तीनों पर पूछा जाता है या दो पर तो जरूर पूछा ही जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट फॉलोइंग टू रिएक्शंस, दो देंगे या तीन देंगे, उसमें से हमें दो पर लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट। तो इसको समझने से पहले हम कि भाई ये रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी पर, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इस बात को समझ लें पहले, तब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब बात आती है भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है, जिसको क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, रेडियो एक्टिवता, इस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी में। रेडियो एक्टिवता क्या है? तो ये बच्चों आप जानते हो, छोटी क्लास से, 9th-10th क्लास से ये बात टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी कि व्हाट इज रेडियो एक्टिवता। वे रेडियो एक्टिवता क्या होती है? देखिए, कुछ परमाणु एलिमेंट कह दें, तत्व कह दें, ये गुण होता है कि लगातार सेल्फ रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, उनसे अपना आप ही होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। हम कहेंगे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, डेट मीन जैसे यूरेनियम है, लगातार विकिरणों का रेडिएशन का उत्सर्जन करता रहता है। ये गुण क्या होता है? रेडियो एक्टिवता होता है। तब पहली बात तुम्हारी ये बात आ गई क्लियर कि रेडियो एक्टिवता का मीनिंग क्या है, कि सेल्फ ही क्या हो रहा है, एटम से, एलिमेंट से रेडिएशन का उत्सर्जन हो रहा है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिवता ये कहलाता है। अब बात आती है किसकी, कि रेडियो एक्टिवता भी दो प्रकार की होती है। एक तो नेचुरल, मैं कह रहा हूँ सेल्फ ही होता है। अब एक साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या लिखूंगा? एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरणों का उत्सर्जन। क्या कहें, इसको कह सकते हैं विकिरणों, विकिरणों का उत्सर्जन, ये रेडियो एक्टिवता कहलाती है। विकिरणों का अपना आप ही उत्सर्जन होता रहे, डेट इज द क्या कहलाएगी? रेडियो एक्टिवता कहलाती है। ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दो प्रकार की होती है बच्चों रेडियो एक्टिवता। कौन कौन से प्रकार हैं सर इसके? यहाँ पर देखिए, दो प्रकार हैं। एक होती है, क्या होती है? दो प्रकार हम कह सकते हैं, तो नेचुरल होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, एक प्राकृतिक और दूसरी कौन सी है? कृत्रिम। इसको नेचुरल को हम बोलेंगे प्राकृतिक, और ये क्या है? कृत्रिम। अब बात क्या हुई इसमें,
हम अपनी अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक एक अलग से एक अपना टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आज हम टाइप ऑफ रिएक्शंस उस पर अपने टॉपिक पर आएंगे कि दो प्रकार की रेडियो एक्टिविटी की बात आपने समझ ली कि नेचुरली किसी सब्सटेंस से किसी एलिमेंट से रेडिएशन निकलती जाए, रेडियो एक्टिवता कहलाती है। अब दो प्रकार से, एक प्राकृतिक है, दूसरी कौन सी है, नेचुरल है एक तो, और दूसरी आर्टिफिशियल है। एक तो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया जाए। अब एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या करा, यहां पर देखें, रदरफोर्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है केमिस्ट्री जो पढ़ रहा हो और भाई रदरफोर्ड को नहीं जानता हो। जानने से मतलब नाम तो सुना ही होगा भाई। रदरफोर्ड ने क्या करा, उसने नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिया, क्या लिया, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिया, और नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन क्या होता है, मैं नाइट्रोजन ये लिख देता हूं 7N14, ये नाइट्रोजन, इस पर अल्फा कणों का उसने बम्बार्डमेंट कराया, टक्कर कराई। अल्फा कण क्या होता है, 2He4, ये अल्फा कण होता है। इसके टक्कर करा दी, बम्बार्डमेंट करा दिया। उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, यहां से क्या चेंजेज आया, उसने देखा भाई ये ऑक्सीजन में बदल गया। किसमें बदल गया, ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन कितना नंबर होता है, 8 होता है। साथ ही साथ क्या बना, ये 1H1, ये प्रोटॉन बना। साथ ही साथ क्या बना, प्रोटॉन बना। और ये जो ऑक्सीजन बना, ये बना 17, ये बना 7। अब देखो क्या चेंजेज हुआ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत बढ़िया ढंग से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, कि यहां पर पूरा पहले तो नाइट्रोजन था, जब इस पर अल्फा कण की टक्कर हुई, 2He4 की टक्कर हुई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन, न्यूक्लियस ही चेंज हो गया हमारा, नाभिक ही चेंज हो गया हमारा, न्यूक्लियस ही चेंज हो गया। तो ये जो है, जब इस पर नाइट्रोजन की टक्कर हुई तो ये न्यूक्लियस ही चेंज हो गया या पूरा। तो ये क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब जब रदरफोर्ड ने कहा भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, रदरफोर्ड ने कहा भाई मैंने इस पर ऐसा काम किया है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सारे साइंटिस्टों के दिमाग में ये बात आई कि हम भी क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और नए नए एलिमेंट्स को बना दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स या न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, न्यूक्लियाई चेंज हो गया, न्यूक्लियस माने ये एटम ही चेंज हो गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन गया। अब इनको इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इस बात को भी समझ लें। यहां पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बैलेंस करते हैं। कैसे, देखिए आप देख रहे हो यहां पर 7 है, 7 + 2 कितना है, एटॉमिक नंबर, ए नंबर लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर यहां पर कितना है, अपना सन 9 है। यहां पर भी आप देखेंगे दोनों का कितना है, एटॉमिक नंबर यहां पर कितना है, 8 + 1 9। तो ये बैलेंस इस प्रकार से की जाती है, केमिकल रिएक्शन की तरह बैलेंस नहीं होती। मास नंबर इनका कितना है, मास सब इसमें 14 + 4 18 है। और यहां पर भी कितना है, मास आप देख रहे हो, मास यहां पर 17 + 1 बराबर 18। तो मास दोनों का बराबर है, एटॉमिक नंबर बराबर है। एक साइंटिस्ट हुए बेथे, बेथे ने कहा भाई इनको लिखने का एक तरीका और है, बेथे नोटेशन कहलाता है। बेथे ने कहा, क्या कहा, बेथे नोटेशन कहते हैं। इनको कैसे लिखा जाए, बेथे ने बात बताई कि भाई इनको हम कैसे लिखें, इन रिएक्शंस को हम किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनको किस प्रकार से नोटेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा भाई M A B और M डैश, ये बेथे नोटेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेथे नोटेशन कहलाता है। इससे हम इनको क्या करते हैं, बेथे नोटेशन से
यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं। बेथे नोटेशन क्या है? ये इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम ए बी एम डैश। अब सर ये बात बताओ भाई, एम और एम डैश क्या है और ए और बी क्या है? देखिए एम तो क्या है? टारगेट न्यूक्लियस है। एम फॉर, यहां पर लिख लें, एम क्या है? टारगेट न्यूक्लियस। मतलब टारगेट मतलब लक्ष्य नाभिक, लक्ष्य जिस पर टक्कर की गई, हिंदी में बोलेंगे लक्ष्य नाभिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोटेशन आना चाहिए, लक्ष्य नाभिक। एम डैश क्या है? डेट इज प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये कहलाएगा प्रोडक्ट न्यूक्लियस। उत्पाद नाभिक, उत्पाद, उत्पाद नाभिक कहलाता है। दो बात हो गई, एक हो गई प्रोडक्ट और एक हो गया टारगेट। अब सर ए और बी क्या है? ए और बी क्या होता है भाई? ए और बी क्या है? ए तो क्या है? ए क्या है? बम्बार्डमेंट, बम्बार्ड पार्टिकल्स। क्या लिखूंगा? बम्बार्डेटेड, बम्बार्ड पार्टिकल्स। बम्बार्डेटेड पार्टिकल्स कहलाता है। दैट मीन्स जो टक्कर कर रहा है पार्टिकल्स। और क्या लिख दूंगा हिंदी में? टक्कर करने वाला कण, पार्टिकल्स, टक्कर वाला कण। ये तो ये है, ये तो ये हो गया टक्कर वाला कण। और बी क्या है? बी देखो, बी क्या है? उत्सर्जित कण, एमिट पार्टिकल्स, एमिट्स, उत्सर्जित कण। ये होता है उत्सर्जित कण। तो अब इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? बेथे नोटेशन से। ये वाली रिएक्शन है, इसका बेथे नोटेशन देना है हमको, तो भाई कैसे लिखेंगे? देखो पार्टिकल्स क्या है इस पर, कि टारगेट पार्टिकल्स हमारा क्या है बोलना भाई? टारगेट पार्टिकल्स हमारा क्या है? सर टारगेट पार्टिकल्स है आपका 7n14, लो लिख दिया। और टक्कर करने वाला कौन सा कण है? एल्फा, एल्फा लिख दिया। उत्सर्जित कण कौन सा है? प्रोटॉन, प्रोटॉन लिख दिया। प्रोडक्ट क्या चेंज हो रहा है? O817। इस प्रकार से नोटेशन देंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं को। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं का नोटेशन आपने सीख लिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये बात सीख ली। नाभिकीय अभिक्रियाओं को नोटेशन कैसे देंगे? रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा? रदरफोर्ड ने भाई क्या करा? नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल्स की टक्कर कर दी। अल्फा पार्टिकल्स की टक्कर करते ही क्या बन गया? ये क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। तो बहुत बड़ी रिएक्शन हो गई है, अपने आप में एक बिग अचीवमेंट था उस समय का, ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और उस प्रकार से इनको रिएक्शन को कराया। इसी प्रकार बेथे नोटेशन हमने देख लिया कि कैसे लिखा जाता है, ये बात भी आपने देख ली। इतनी बात देखने के बाद अब देखिए इसमें कुछ जो डेफिनेशन वगैरह है उनको भी हम समझ लें, नोट करनी है आपको। क्या पहली बात क्या है? प्राकृतिक रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तन की घटना ने रदरफोर्ड क्यूरी वैज्ञानिकों कृत्रिम विधि से एक तत्व की दूसरे में परिवर्तन की संभावनाओं पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अब इन्होंने देखा भी प्राकृतिक रूप से चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या नेचुरल भी हो सकते हैं क्या? तो इन्होंने रदरफोर्ड ने, क्यूरी ने इनको मोटिवेट करा, भाई नेचुरल रूप से निकल रहे हैं रेडिएशन, तो क्या हम इसको आर्टिफिशियल कर सकते हैं क्या? क्योंकि रेडियोएक्टिव परिघटना के अध्ययन से स्पष्ट हो गया था, एक तत्व से दूसरे तत्व प्राप्त करने के लिए नाभिक में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसके न्यूक्लियस में ही चेंज होता है, ये आपने इसमें देख लिया था। तो इसको
मोटिवेट करा इनको और इन्होंने देखा, अभी हमने देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है। तो यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट into another inspired scientists such as Rutherford and Curie to work on the possibilities of artificially converting one element into another, because the study of radioactivity made it clear that to obtain one element from another a change in the nucleus is necessary. न्यूक्लियस में चेंजेस करना आवश्यक है, ये इन्होंने देखा और ये मोटिवेट हुए कि भाई ऐसा हम करें। ये इसकी इनिशियल जो है हिस्ट्री वो हमने यहाँ पर बताई है। अब क्या करा, जो अभी बात हमने करी थी कि 1919 में रदरफोर्ड ने, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, रदरफोर्ड ने घोषणा करी कि जब नाइट्रोजन पर अल्फा कण से प्रहार किया जाता है ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। जो बात अभी अपन ने देखी थी कि नाइट्रोजन पर अल्फा कण की टक्कर कराएं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में। और प्रोटॉन निकलते हैं, अभी हमने देखा भाई प्रोटॉन भी निकल रहे हैं। रदरफोर्ड, क्यूरी आदि वैज्ञानिकों ने पाया कि अभिक्रिया में अधिकांश तत्वों के नाभिकों का अन्य नाभिकों में रूपांतरण हो जाता है। ये इन्होंने देखा कि एक नाभिक दूसरे में क्या हो रहा है? चेंज हो जाता है। इस बात को इन्होंने देखा और Rutherford announced that when nitrogen is bombarded with alpha particles, it is converted into oxygen. Protons are emitted and protons are emitted. Rutherford, Curie and other scientists found that in these reactions, the nucleus of most elements are transformed into other nuclei. ये बात इनके दिमाग में आ गई कि भाई ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा तो ये और एक्सपेरिमेंट करने की बात इनके दिमाग में आती चली गई। और ये आप इसको भी नोट कर लें, यहां से भी नोट कर लिया होगा इसके बारे में और ये भी आपने नोट कर लिया। अब देखिए और क्या बात हुई। इस प्रकार के प्रक्रमों को, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां से नोट करना हमारे लिए, कि इस प्रकार के कृत्रिम प्रक्रमों को जिनके द्वारा, ये नोट करना है भाई डेफिनेशन, इन प्रकार के, इस प्रकार के कृत्रिम प्रक्रमों को जिनके द्वारा किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नाभिक की द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या में से किसी एक या दोनों में परिवर्तन लाया जा सके, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या में भाई परिवर्तन हुआ और किसमें परिवर्तन हुआ? परमाणु संख्या, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदला तो द्रव्यमान संख्या में ही परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। एक नाभिकीय अभिक्रिया को भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया की भांति समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अभी बताया था कि जो पार्टिकल्स निकलेंगे और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनेगा उनकी द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर में क्या रहेगा? समानता रहती है। सच आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच ईदर द मास नंबर और द एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस और बोथ कैन बी चेंज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नोट करने वाली बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। A nuclear reaction is also represented by an equation like an ordinary chemical reaction in which the total mass number and the total proton number remain the same before and after the reaction. क्या रहते हैं? सेम रहते हैं बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन। ये बात भी आप नोट कर लें यहां से। और देखिए और क्या पढ़ना है इसमें हमें, यहां पर देखिए क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, nuclear reaction is a process in which the nucleus of an atom undergoes a change due to interaction with another nucleus or a subatomic particles such as neutron, proton, alpha particles। इनकी रिएक्शन कराई जाए, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर ये बात है इसमें, इन न्यूक्लियर रिएक्शन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट में चेंज, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल रहा था एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है
या एब्जॉर्ब होगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये आइंस्टीन ने बताया था भाई, E बराबर mc² के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। तो ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है ब्रीफ। इसमें से मोटी मोटी बात हमें ये याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं। ये आपने डेफिनेशन अभी हमने यहाँ पर देखी कि न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपने देख लिया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, ये बात भी यहाँ पर आपने देख ली थी। तो ये बात हमें याद रखनी है, नोट करने के लिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और इसमें न्यूक्लियस में ही चेंज हो जाता है, ये रिडेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है और एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और क्या बात थी इसमें, ये हिंदी में बात लिखी हुई है कि नाभिकीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें परमाणु का नाभिक किसी अन्य नाभिक या उपपरमाणिक कण से क्रिया करके परिवर्तित हो जाता है, ये बात है। दूसरी बात, और इसमें एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, ये बात आपने नोट कर ली थी। और अभिक्रियाएं ताप दाब रासायनिक अवस्था से स्वतंत्र होती हैं, इनसे प्रभावित ये नहीं होती हैं, ये बात भी यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब बात ये आती है रासायनिक अभिक्रिया और न्यूक्लियर, कई बार पूछा जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, कि रासायनिक अभिक्रियाओं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हमें पता होना चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में और न्यूक्लियर अभिक्रियाओं में और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखेंगे इस बात को, क्या है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक के बाहर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आपने देखा है रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से पार्टिकल्स भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन फाउंड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस टेक पार्ट, आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या भाग लेता है, नाभिक ही भाग लेता है सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, यह नाभिक ही भाग ले रहा है। दूसरी बात, इन अभिक्रिया में तत्वों का परिवर्तित नहीं होते, ऐसा क्यों होता है एक तत्व दूसरे में परिवर्तित हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है, तत्व का परिवर्तन ही हो जाता है, एक तत्व दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसमें इनमें निम्न अथवा मध्यम स्तर का ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसमें ऊर्जा का बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें, यहाँ से साइड हो जाता हूं और आप नोट कर लीजिए। ये तीन अंतर पहले नोट करें कि नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेते हैं, तत्व का परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इन दीज एक्सेसिव एनर्जी चेंज अकर्स, और these reaction element can change, nuclear reactions only nuclei take part। और इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है क्या होगा। और देखिए अंतर कोई बहुत टिपिकल नहीं है। चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, चेंज इन रिएक्शन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मास डिफेक्ट, अभिक्रिया में परिवर्तन द्रव्यमान क्षति के परिणाम स्वरूप होता है। अभिक्रिया में परिवर्तन द्रव्यमान क्षति के परिणाम स्वरूप होता है। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट है बात भी। इन अभिक्रियाओं की दर बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और ये इरिवर्सिबल होती है, और क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। इनमें क्या होगा, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन बंधों के पुनर्वितरण के कारण होता है। वहां द्रव्यमान क्षति के परिणाम स्वरूप होता है, मास में कितना चेंज आया, या बॉन्ड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। इन अभिक्रियाओं की दर बाह्य कारकों पर निर्भर करती है, वहां निर्भर नहीं करती। ये रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भाई बात ये है, ये बात समझ लेना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो इसको भी नोट कर लें, तब अगली बात करेंगे। ये नोट कर लिए बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। सारी चीजों को भाई नोट भी करते जाना है, हम समझना भी है। अभी हिस्ट्री समझी न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्या होती है, ये बात हमने समझ ली। इसके बाद हमने देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, ये भी आपने समझ लिया। अब आते हैं अपने पॉइंट पर
कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेलेशन रिएक्शंस, नाभिकीय विखंडन के, नाभिकीय क्या कहते हैं, समुत्खंडन, और दूसरी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। आज एक टाइप की रिएक्शन की बात ही कर पाएंगे, एक टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए पहला जो है टॉपिक अपना, इस बात को हम देखें कि नाभिकीय समुत्खंडन, इसको क्या कहते हैं, समुत्खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना, वो क्या कहलाता है, समुत्खंडन कहलाता है। स्पेलेशन में स्पेल का अर्थ होता है किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। इन अभिक्रियाओं की खोज, पहली बात तो समुत्खंडन रिएक्शन का अर्थ समझ गया। इसका अर्थ क्या है, समुत्खंडन का मतलब क्या है, टूटना, ब्रेक होना, टूटना। ये स्पेलेशन है, स्पेल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। और इनकी खोज किसने की, सीबोर्ग और उसके सहयोगियों ने करे। एक साइंटिस्ट थे सीबोर्ग ने, उन्होंने हायर एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और बहुत सारे लगातार पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। यही क्या कहलाता है, समुत्खंडन कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। तो लिख लें, स्पेलेशन में स्पेल का अर्थ होता है किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इन अभिक्रियाओं की खोज किसने की, सीबोर्ग ने की थी। इन स्पेलेशन द वर्ड स्पेल मीन्स टू ब्रेक ए सब्सटेंस, शॉर्ट नोट आए तो यहीं से लिखना है भाई, टू ब्रेक ए सब्सटेंस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और डिस्कवरी ऑफ दीज रिएक्शन क्रेडिटेड टू सीबोर्ग एंड इट्स, ये आपने नोट कर लिया। अब इन्होंने क्या देखा, सीबोर्ग ने क्या वर्क करा, उन्होंने जब देखा कि 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का प्रहार नाभिक पर किया जाता है। उन्होंने टक्कर कराई हायर एनर्जी के प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन की, किस पर, नाभिक पर टक्कर कराई। तो ये नाभिक काफी संख्या में, सामान्यतः 10 से 20, लेकिन कभी कभी 30 से भी अधिक हो सकते हैं, न्यूक्लियन और अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं। ये इन्होंने देखा। अब जरूरी नहीं हमेशा अल्फा ही होगा, प्रोटॉन भी निकल सकता है और अन्य पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। क्या वर्क करा इन्होंने, इनका वर्क है ये इनका वर्क है। क्या वर्क है इनका, ये यहां पर देख सकते हैं क्या वर्क है इनका, इन्होंने, इनका क्या वर्क है कि 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई इन्होंने नाभिक पर। तो उससे बहुत सारे छोटे नाभिक 10 से 20 या कभी 30 से अधिक भी हो सकते हैं, क्या उत्सर्जन और अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं। दे ऑब्जर्व दैट व्हेन प्रोटॉन्स ऑफ 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और न्यूट्रॉन्स ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्ट्राइक न्यूक्लियाई, दीज न्यूक्लियाई एमिट ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये क्या आएंगे, अल्फा पार्टिकल्स भी होंगे। ये बात इन्होंने देखी। पहली बात आपने देख ली भाई, इसका मीनिंग क्या है। फिर इन्होंने सीबोर्ग ने क्या वर्क करा, ये भी हमने समझ लिया कि समुत्खंडन में क्या वर्क हुआ, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए बात आती है कि इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में इसके फलस्वरूप उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या लक्ष्य नाभिक की द्रव्यमान संख्या से बहुत कम होती है। जो उत्पाद नाभिक बनेगा उसकी जो टारगेट, जो उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो टारगेट की द्रव्यमान संख्या से कम होगी उसमें। और लक्ष्य नाभिक इस प्रकार छोटे छोटे बहुत से टुकड़े हो जाने के कारण इन अभिक्रियाओं को समुत्खंडन कहते हैं। जो हमारा ये क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस बिकम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस से इसका मास भाई बहुत कम होता है, मास कम होता है, और टारगेट न्यूक्लियस ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज रिएक्शन आर नोन एज स्पिलेशन रिएक्शन, इसलिए इनको स्पिलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझनी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है कि इसने, पहले तो आपने देखा कि स्पिलेशन का क्या अर्थ है, छोटे टुकड़ों में टूटना स्पिलेशन कहलाता है, ये बात समझ ली। फिर इन्होंने क्या वर्क करा सीबोर्ग ने,
ये देख लिया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टक्कर कराई तो टुकड़ों में टूट गए। अब इनमें क्या होगा ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, यहां पर समझे हम, समुत्खंडन अभिक्रिया हल्के भारी दोनों प्रकार के नाभिकों में होती है, जरूरी नहीं हल्के में ही हो या भारी, दोनों में होगी। अधिक भारी नाविकों में सामान्यतः समुत्खंडन विखंडन साथ साथ हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। स्पिलेशन रिएक्शन अकर इन बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई। इन हैवियर न्यूक्लियाई स्पिलेशन एंड न्यूक्लियर फिजन्स रिएक्शन जनरली अकर साइमल्टेनियसली। अब बात करेंगे न्यूक्लियर विखंडन की भी, जब बात करेंगे तो जो भारी नाभिकों में विखंडन और स्पिलेशन साथ साथ आपको दिखाई नजर आता है वो भी हम देखेंगे। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हैं भाई ऐसा यहां पर होता है। न्यूक्लियर स्पिलेशन इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच, अब क्या कह सकते हैं इसको, यहां पर देखिए क्या है स्पिलेशन, न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी पार्टिकल्स, यही अभी देखा था, such as proton or cosmic rays causing us to eject several small fragments like neutron, proton और light nuclei। बहुत थोड़ा थियोरटिकल है, मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ये बात बार बार आप देख रहे हो। The nucleus does not split into two equal parts, but instead break into many smaller pieces। दो स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं टूटता, एक तो कहीं जैसे ये पेन है, इसको दो पार्टिकल्स में तोड़ दिया, दैट इज न्यूक्लियर फिशन कहलाएगा, ये विखंडन। अब इसके छोटे छोटे पीस बन जाएं तो वो क्या कहलाएगा, समुत्खंडन। ये अर्थ है। स्पिलेशन रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट इन कॉस्मिक रेज इंटरेक्शन पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन सोर्सेस, ये बात आपने नोट कर लें यहां से इसको भी। अब यहां पर देखिए, ये हिंदी में भी यही बात लिखी है कि नाभ के समुत्खंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा कणों की बमबारी की जाती है, जिससे नाभिक से कई छोटे छोटे कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन हल्के नाभिक बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में नाभिक दो बराबर भागों में नहीं टूटता बल्कि अनेक छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। स्पिलेशन अभिक्रिया कॉस्मिक किरणों कण त्वरकों न्यूट्रॉन स्रोतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस बात को भी नोट कर लें। फिर एग्जाम्पल देखेंगे किसका कि भाई स्पिलेशन कैसे होता है, ये नोट कर लिया, ये कर लिया। तो अब सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दो। ये तो हमारी बात सारी बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ पर देखो आ गई। तो ये बात आपकी क्लियर है। अब देखो इन्होंने क्या काम करा, जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास 63, इस पर हम टक्कर करा दें, किसकी टक्कर करा दें, एल्फा कण की टक्कर करा दो। एल्फा कण क्या होता है, हीलियम जो है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 17Cl37, और ये किस में कन्वर्ट हो गया देख रहे हो। कॉपर पर समुत्खंडन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। कॉपर 2963 पर जब अल्फा कण की टक्कर कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 17Cl37 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, एक तो बनेगा इसमें 0N1 न्यूट्रॉन प्लस 1H1 प्रोटॉन। क्लियर दिख रहा है, सारी चीज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी यहां पर बनते हैं। अब ये कितने बनेंगे, ऐसे करते हैं, देखो यहां पर 16 न्यूट्रॉन प्लस 14 प्रोटॉन बनते हैं। ये बनते हैं, बैलेंस है क्या नहीं इसको चेक कर लेना भाई। 29 और 2 31, 31 यहां पर देखना 17 प्लस ये तो जीरो, यहां पर जीरो से गुणा करूंगा, सॉरी जीरो प्लस 14 27 30 31, बैलेंस इस तरह से देखते हैं। यहां पर 63 और 4, 63 प्लस 4 कितना, ये मास है, ये एटॉमिक नंबर है। 63 4 कितना होगा, 67, ये कितना है 67, ये
31, ये 67, यहां भी 67 है क्या नहीं, देखो 37 प्लस 16 प्लस 14, 20, 36, 30, 60 और 60, सर ये भी सर बैलेंस है। इस प्रकार से ये रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से ये रिएक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं है अल्फा कण की वो बम्बार्डमेंट प्रोटॉन की करा दें, लो सर प्रोटॉन का भी करवा के देख लो। जैसे कॉपर है 29, 63, इस पर हम 1H1 प्रोटॉन की टक्कर करा दूं मैं, इस पर किसकी करा दूं, प्रोटॉन की, तो ये जो है क्या बना देता है, ये बना देता है 17Cl38, अब दे देगा 17Cl38 प्लस 1H1, एक प्रोटॉन भी दे देता है, एक प्रोटॉन भी दे देता है 17Cl38 के साथ साथ एक प्रोटॉन भी देगा, और न्यूट्रॉन और एल्फा कण, न्यूट्रॉन नोट कर लें, लो न्यूट्रॉन प्लस 6H2He4 ये दे देगा। देखना बैलेंस है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है 29, 30, 17 और 18, देखना 29 प्लस 1 30 आ रहा है, यहाँ पर 17 प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12, 12, 17, 18, 19, 20, 30, 30 आ रहा है सर, बराबर है 63 और 1 64, यहाँ पर देखा ना भाई 38 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 24, 30, 38, 40, 50, 60, 64 सर बैलेंस। इस प्रकार से समुत्खंडन रिएक्शंस को हम बैलेंस भी देख करके देख सकते हैं, और एग्जाम्पल भी आपने देख लिया कि समुत्खंडन रिएक्शन में किस प्रकार से चलती है। ये कॉपर इस पर टक्कर कराए प्रोटॉन की, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एल्फा कण कई पार्टिकल्स बना देता है, और 17Cl38 बना देता है। या ये आपने देखा जब इस पर मैं टक्कर कराऊं एल्फा कण की, तो 17Cl37 और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है। तो इस प्रकार से समुत्खंडन अभिक्रिया स्पेलेशन रिएक्शंस के बारे में आज हमने पढ़ लिया कि भाई स्पेलेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ये बहुत बढ़िया ढंग से इसको हमने समझा, सारी चीजों को, कि इसमें क्या क्या होता है स्पेलेशन रिएक्शन में, और ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी, और इनको आप नोट भी कर लेना भाई। और बहुत टफ नहीं है, थोड़ा थियोरटिकल सा पार्ट है, तो वहां थ्योरीज की पढ़ लेना, जहां एक दो रिएक्शन है वहां रिएक्शन समझ लेना। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें मेजर डिफरेंस हमने सीख लिया। ये सब बातें आज के क्लास में हमने सीख ली, तो लगातार आप पढ़ते रहें और पूरे जोश और जुनून के साथ जुटे रहें, जिससे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दो रिएक्शंस की बात इसमें और रह रही है, उनको कंटिन्यू करेंगे जब तक आप इनको याद करें, पढ़ें। थैंक यू।